हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम सभी के साथ हैं सीए प्रदीप सिंह बावेजा। इनको एक इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक वेल नोन पर्सनैलिटी है और आईसीए में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। पहले मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इनका वैसे खुद का यूट्यूब चैनल भी है सीए प्रदीप सिंह बावेजा के नाम से, जिनमें बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, जिनको अगर आप एक बार सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होएगा और आपको मोटिवेशनल लगेगा कि यार मैं मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी बहुत सॉल्व हो गई है। और इनके पास नियरली 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और जिनमें मेजोरिटी मैं बोल सकता हूँ कि सारा का सारा इनका दुबई में रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली में आईसीआई में मेजर एक्टिव थे कमेटी मेंबर, जिनमें इनकी पोजीशन थी रीजनल डायरेक्टर पे, जहाँ पे इन्होंने मेजरली सर्व किया है मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज में एंड इंटरनेशनल अफेयर एंगेजमेंट्स, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। एक तो मेंबर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की है, एग्जामिनेशन सेंटर में डेवलपमेंट्स किए हैं, काफ़ी और रिफॉर्मेशन लेके आए हैं। तो उनमें हम जितनी बात करें वो कम रह जाएगी। और ये बाई क्वालिफिकेशन सी एंड बी कॉम है। चलिए अब आप इनके व्यूज जानते हैं कि सी ए आर्टिकलशिप। सर आप बताना चाहेंगे कि सी ए आर्टिकलशिप इन फॉरेन कंट्रीज क्या ये पॉसिबल है? हाँ जी विवेक, सी आर्टिकलशिप अब्रॉड में पॉसिबल है। इनफैक्ट जब ये 2008 में आर्टिकलशिप शुरू हुई थी तो जो पहले दो स्टूडेंट्स थे, इनफैक्ट वो मेरे साथ ही थे फॉर्म में, वीडियो में, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से और कोई स्टूडेंट्स उस समय रजिस्टर नहीं हुए थे। और यूएई में जो कि मैंने बताया 2008 में ये स्टूडेंट्स थे हमारी फर्म में, तो तब से लेके अब तक यूएई में काफी स्टूडेंट्स ने अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली है। तो अब्रॉड में आर्टिकलशिप डेफिनेटली पॉसिबल है। अच्छा सर, ये बात को बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत जनों को आता था मैसेज किया दुबई में हम आर्टिकलशिप कर सकते हैं। सुन के फैंसी लगता था बट यस, इसका कभी आंसर नहीं मिल पा रहा था। तो आज आपने पोस्ट डाली थी तो मेरे को लगा कि एक डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, तो सारे आंसर्स हमें अंडर वन रूफ मिल जाएंगे एक बच्चे को। यस, राइट। तो आप मेरे को एक बताना चाहेंगे कि आपको कुछ आइडिया है कि हम खाली यूएई में कर सकते हैं या और भी कंट्रीज हैं? एक्चुअली क्या है कि हमारे जो आर्टिकल्स अभी तक रहे हैं जी वो सर। यूएई के अलावा और भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में है। जैसे कि कतार, कतार की कैपिटल है दोहा, दोहा में आर्टिकल्स रहे हैं। बहरीन में आर्टिकल्स हैं और ओमान में आर्टिकल्स हैं। तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अगर हम बात करें तो यूएई, बहरीन, कतार, ओमान और जीसीसी कंट्रीज, जैसे हम 6 कंट्रीज बोलते हैं गल्फ कंट्रीज जो कि कॉपरेट करती हैं, उनका एक जीसीसी फ्रेमवर्क है। उसमें सऊदी अरेबिया के और कुवैत के अलावा और सब कंट्रीज में एक्टिवली आर्टिकल्स हैं। बट क्या है कि कुछ कंट्रीज में हमारे थोड़े से वीजा चैलेंजेस हैं, जैसे कि बहरीन और ओमान में, क्योंकि वहां पे आपको जो है वीजा तभी मिलेगा अगर आप ग्रेजुएट हैं। ओके। तो इसलिए वहाँ पे आर्टिकल्स जो है वो कम रहे हैं। दोहा, कतार और यूएई में सबसे ज्यादा रहे हैं। जैसे यूएई में 3 बड़े एमिरेट्स हैं, शारजाह, दुबई, अबू धाबी। तो यहाँ तीनों एमिरेट्स में हमारे आर्टिकल्स कंटिन्यूअसली रहे हैं। कुवैत में क्या चैलेंजेस हैं? कुवैत में जो कि हमारा अटेस्टेशन एक सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट है। तो अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट्स हमारे मेंबर्स मीट नहीं कर पाते कुवैत में, तो इसलिए वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ यूए मतलब लोकल नेशनल्स ही करते हैं। बट कुवैत में हमारे जब गाइडलाइंस चेंज नहीं हुई थी या फिर कुछ स्पेशल कंडीशन से एक आर्टिकल कुवैत में रहा है। शी वाज अ डॉटर ऑफ वन ऑफ द प्रैक्टिसिंग मेंबर, बट अदरवाइज इट्स वेरी चैलेंजिंग ओके। इन कंट्रीज लाइक कुवैत। यूएई में काफी इजी है। मीन्स आपके बातों से भाई क्लियरली होगा कि यूए में जैसे मेजरली में जितने मेरे पास आए हैं तो सारे के सारे अधिकतर फोकस करते हैं दुबई की तरफ, कि दुबई में है हाँ, क्या। हाँ, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे मेंबर्स के इंटरेस्ट को, या फिर हमारे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को, या फिर सेमी क्वालिफाइड के इंटरेस्ट को, तो उनका सबसे ज्यादा फोकस जो रहता है वो दुबई का ही रहता है, उनका इंटरेस्ट वहीं रहता है। तो जनरली आर्टिकलशिप के लिए भी शायद जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होगा वो यूएई में ही होगा।
तो यूएई में तो आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, चलिए आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। पहला सीक्रेट तो अनलॉक हो गया है। अब सेकंड तरफ मूव करते हाँ हैं जी। कि जैसे एलिजिबिलिटी क्या रहती है कि जैसे आर्टिकलशिप के लिए मेरा इंटर क्लियर होना चाहिए, तो इंटर मेरा इंडिया से क्लियर होना चाहिए या दुबई रह के ही होना चाहिए? कुछ आप एलिजिबिलिटी का बताएंगे कि जैसे मेरे को आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है, तो मैं इंडिया में मैंने अपना इंटर क्लियर कर लिया, तो मैं दुबई जाके कर सकता हूँ या दुबई से इंटर होना चाहिए? अ, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स रहती है, एलिजिबिलिटी रहती है, वो तो देखो, एक हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का एक कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, ये सेम कोर्स है। इसके सेम ही एग्जाम्स होते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी सिर्फ सेम है, हर जगह पे सेम रहती है। सिर्फ इतना डिफरेंस रहता है कि जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स ट्रेन कर सकते हैं हमें बाहर, उनके लिए रिक्वायरमेंट्स अलग रहती है। बट जब स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी की बात आती है तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, उसमें कोई अंतर नहीं होता, वो सेम ही रहता है। हाँ, ये एक बात जरूर है जो आगे हम कर सकते हैं कि एक चैलेंजेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स जो वहां नहीं रहते उनको आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी मिलने में। बट जब तक रिक्वायरमेंट्स की बात आती है तो उसमें कोई अंतर नहीं है, वो बिल्कुल सही। अच्छा, यानी स्ट्रक्चर मेरा सब जगह सेम ही चलता है स्टूडेंट्स के लिए। एग्जामिनेशन में यस वैसे मैंने यस। देखा है कि एग्जामिनेशन क्या में बोल देखा है, रहे हैं? एग्जामिनेशन में मैंने देखा है जब आईसीएआई गाइडलाइंस निकालता है तो गाइडलाइंस सब सेम ही रहता है, बस टाइमिंग का डिफरेंस आता है। हाँ, वो टाइमिंग का डिफरेंस इसलिए आता है हाँ। क्योंकि एग्जाम एक ही पेपर होता है, तो वो हर जगह पे एक ही टाइम पे होना चाहिए। हाँ, वरना तो वो। जो कि यूएई और इंडिया में 1.5 घंटे का टाइम का अंतर है, तो यूएई में 1.5 घंटे पहले एग्जाम शुरू होता है। जैसे हमारे फॉरेन कंट्रीज में अगर हम नेपाल और भूटान को छोड़ दें तो हमारे मिडिल ईस्ट में 6 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। तो जी। डिपेंडिंग अपॉन उधर क्या टाइम है, कौन सा टाइम जोन चलता है, उसी हिसाब से एग्जाम शुरू होता है इंडिया के टाइम को मैच करके। ओके, चलिए ये बात मेरे को आज पता चली, वरना मैं देखता था कि दुबई में टाइम का क्यों फ़र्क है। आज आपसे पता चला कि टाइम ज़ोन हम्म। सेम रखना पड़ता है, वरना पेपर भी लीक हो जाएगा। तो इस चक्कर में चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब जैसे मैंने यहाँ इंटर क्लियर कर लिया, तो अब मेरे को दुबई जाना है आर्टिकलशिप के लिए। तो अब मैं वैकेंसीज़ को कहाँ फाइंड कर सकता हूँ? क्योंकि लिंक्डइन पे देखता हूँ, तो लिंक्डइन पे मेजॉरिटी मेरे को इंडियन की वैकेंसीज़ दिखती है। तो यूएई के लिए कि मतलब अब जैसे मेरे को मूव करना है, तो मैं कैसे सर्च कर सकता हूँ? हाँ, यूएई के लिए देखो, एक चैलेंज है कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज है ना, वो कुछ लिमिटेड हैं। लिमिटेड इसलिए हैं क्योंकि एक हमारे इंस्टीट्यूट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि पर्सन को प्रैक्टिसिंग साइनिंग मेंबर होना चाहिए, ओके। उसको मेंबर के पास सीओपी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है कि हमारी जो डिमांड है यूई की और जो कि वैकेंसीज है, हो सकता है उसमें काफी अंतर हो, क्योंकि हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया से, हर जगह से स्टूडेंट्स जी। का इंकरेजिंग रहते हैं यूएई में आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स में हमेशा से ये फीलिंग्स रहती हैं कि एक बारी वो एज अ स्टूडेंट चले गए तो फिर उनके लिए काफी इजी हो जाएगा यूएई में जॉब्स के लिए अपने आगे। आप को या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि वैकेंसीज अगर किसी फॉर्म्स में रहेंगी तो वो इतनी ज्यादा एडवर्टाइज नहीं होती, है ना। ओके। बट ये कह सकते हैं कि जैसे कि इंस्टीट्यूट का अपना ऑफिस है दुबई में, राइट, 20 सालों से, ठीक है 2004 सर। से। तो और ऑफिस का ईमेल एड्रेस है dubai@ici.in, dubai@ici.in। तो काफी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो दुबई ऑफिस में जो इच्छुक होते हैं आर्टिकलशिप करने के, जी सर। ईमेल कर देते हैं। बट दुबई ऑफिस के लिए एक चैलेंज है कि वो उन स्टूडेंट्स का जो इंडिया में है उनका सीवी नहीं शेयर कर सकते फर्म्स की, क्योंकि फर्म्स की जनरली एक्सपेक्टेशन ऑफिस से ये रहती है कि उनको वही स्टूडेंट्स मिले जो दुबई में ही रहते हैं फैमिली के साथ या यूएई में ही रहते हैं। बट ये है कि कुछ गाइडेंस के लिए फर्म की कुछ नाम जो कि कॉमन फर्म्स हैं जो आर्टिकलशिप प्रोवाइड करती हैं, उनके नाम स्टूडेंट्स के साथ ऑफिस शेयर कर देता है। तो ओके। जब उनके नाम ऑफिस शेयर कर देता है तो और स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि ये 10-15 फर्म्स हैं जहाँ पे ज्यादा आर्टिकल्स रहते हैं, हम्म। तो स्टूडेंट्स उन फर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस रहेंगे उनको आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी मिलने की। और दूसरा क्या है कि अगर हम डेटा की बात करें तो अभी डेटा हमें कहीं से भी बहुत इजीली मिल जाता है, राइट। तो जो यूएई में फर्म्स हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं, उनके नाम हमें इंटरनेट में मिल जाते हैं इजीली। जैसे कि डीएमसीसी एक फ्री जोन है, तो उसकी अप्रूव्ड ऑडिटर्स लिस्ट हमें इजीली मिल जाती है, जिसमें फर्म्स के इंफॉर्मेशन, उनके ईमेल आईडी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि उन फर्म्स में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके। और अगर वो फर्म में कोई पार्टनर एलिजिबल है तो फिर उनको वहां पे वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, बात तो वो ठीक है। अब जैसे मैं बैठा हूँ, बाई चांस मैं दुबई में अप्लाई करूँ, बाद में जाऊँ ही ना दुबई, उनका टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। तो फर्म्स वालों को प्रेफर रहता होगा कि बंदा दुबई का ही हो। नहीं, हाँ, दूसरा क्या है ना कि थोड़ा सा कंटिन्यूटी, उनको थोड़ा सा वो कंफर्टेबल यहाँ फील हाँ। होते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसेस को लेके भी शायद हम उस बारे में बात हाँ, करें तो अभी नेक्स्ट पे ही है। वो ये रह सकता अब नेक्स्ट पे है। आता हूँ। जैसे दुबई की बात हो गई है, अभी आपने पहला मेजर चैलेंज क्लियर कर दिया है कि वैकेंसीज कहाँ से मिलेगी, और पॉसिबल भी है। पॉसिबिलिटी को आपने बहुत डेप्थ में बताया है, और आई थिंक उससे डेप्थ में तो हमें यस। कहीं से पता भी नहीं चल सकता, गूगल पे भी चेक इतना घूम लो। अब नेक्स्ट है कि हम्म। स्टाइपेंड का क्या रहता है, कि मतलब अगर मैं इंडियन रुपीज, जैसे अभी इंडिया में क्या है कि बेस लिमिट हमारी मिनिमम है कि 4,000 तो आपको मिलेगा मिलेगा। तो एज ए सेम इज एप्लीकेबल विद दुबई भी है कि दुबई में कोई बेस की आपको मिनिमम इतना मिलेगा? अब देखो, इंस्टीट्यूट ने जब गाइडलाइंस बनाई है आर्टिकलशिप करने की अब्रॉड में, इंस्टीट्यूट ने सिर्फ दुबई के लिए नहीं बनाई, ग्लोबल। इंस्टीट्यूट ने अब्रॉड के लिए बनाई है जी। ना। और अगर हम अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में 200 कंट्रीज आ जाती है। ओके। तो इंस्टीट्यूट के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट लेके आना काफी अच्छा, डिफिकल्ट वो और चैलेंज ठीक है। हो वो सकता कंट्री टू है। कंट्री वेरी तो करेगा, इसीलिए, इन्फ्लेशन वगैरह आ जाएगी। हाँ, तो कंट्री टू कंट्री, अब हर 200 कंट्री को इंस्टीट्यूट डिफाइन नहीं कर जी सकता सर। मेरे हिसाब से, है जी ना। सर। इवन दो मैंने सजेशंस दिए हैं कि जो कि यूएई में मैक्सिमम आर्टिकल्स है, तो हम यूएई के हिसाब से कर सकते थे, बट बहुत चैलेंजिंग है। जी सर। तो इसलिए क्या है कि इंस्टीट्यूट अपनी गाइडलाइंस में ऐसे कहता है कि डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट जी। और जो स्टैंडर्ड्स हैं, उस हिसाब से जो फर्म्स हैं वो जो भी स्टूडेंट्स का एलिजिबल बनता है उतना स्टाइपेंड देना चाहिए। ओके। तो अब क्या है कि फर्म्स काफी कॉपरेट करती हैं देखने में कि दूसरी फर्म्स क्या स्टैंडर्ड फॉलो हम्म। कर रही हैं। और कुछ फर्म्स का ऐसे भी होता है कि वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट ने कैसे परफॉर्म किया, तो वो उस हिसाब से इंक्रीज कर देते हैं। या फिर कुछ फर्म्स ने अपना एवरेज स्टार्टिंग किया। तो मैं बहुत ज्यादा हाई फिगर नहीं देना चाहूंगा, जो कि लिमिटेड फर्म्स में रहेगा। जी। क्योंकि अगर हम बिग फोर की बात करें तो डेलॉयट में भी काफी आर्टिकल्स रहे हैं, वो तो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स हैं। हम बिग फोर का तो अलग ही रखते हैं। बिग फोर का तो इंडिया में भी हम देखते हैं कि एक अलग पैरामीटर भी। तो अब क्या है कि अभी रिसेंटली हमारा कोर्स चेंज हुआ और आर्टिकलशिप 3 इयर्स से 2 इयर्स 2 इयर्स की। में है ना। तो अगर हम पहले की बात करें, जब 3 साल की आर्टिकलशिप थी, तो हम ये कह सकते हैं कि 1,000 दिरहम से लेके 2,000 दिरहम्स तक फर्स्ट ईयर में, ओके। है ना। और सेकेंड ईयर में 2,000 दिरहम से लेके 3,000 दिरहम्स तक। ओके। और थर्ड ईयर में 3,000 दिरहम से लेके 4,000 दिरहम्स तक ओके, तो मैं तो एवरेज। बट अगर हम लोअर साइड, हाँ, इफ यू डोंट माइंड मैं हाँ, पूछ बोलिए। सकता हूँ कि एक दिरहम कितने का होगा? हाँ, तो एक दिन हम देखो, अभी रुपी की वैल्यू काफी डिवैल्यू हो रही है, गिर रही है, तो अभी वो 22.5 से 23 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके। अगर हम 23 लेके चले अभी के हिसाब से, तो 1,000 लें तो 22। 23,000 रुपीज हो गया ठीक है। है। तो क्या है कि अगर हम लोअर साइड में रखें
तो हम्म। हमें 1000, 2000 और 3000 रखें, और अगर हम हायर साइड में रखें तो 2000, 3000, 4000 रखें। ओके। और जो कि अभी आर्टिकलशिप का पीरियड चेंज हो गया है, तो हम्म। ये सारे डायनेमिक्स जो है वो सारे बदल जाते हैं। जी सर। तो अभी मैंने काफी फॉर्म्स के साथ डिस्कशन किया, और काफी फॉर्म्स ने मेरे से भी सजेशन लिया कि क्या रखना चाहिए, क्योंकि जो कि आर्टिकलशिप पीरियड रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि लार्जली मैं ये समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर में 1500 से 2000 दिरहम्स शायद फर्म्स रखेंगी ऑन एन एवरेज, ओके। और सेकेंड ईयर में 3000 से 4000 दिरहम्स के बीच में। ओके, चलो आपने अ, एक बात बड़ी अच्छी कही है कि हमें लोअर साइड फोकस करना चाहिए, बाहर जा रहे हैं, खर्चे भी अनएक्सपेक्टेड होंगे। हाँ, तो इसलिए अगर हम लोअर साइड की बात करें और अगर फॉर्म्स अपने सेम लेवल पे रखें फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए जैसे पहले था, तो तो फिर तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ फॉर्म्स शायद सिर्फ 2000 या 2500 दिरहम ही दें आपको सेकंड ईयर में। तो ओके। 2500 को अगर आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये लेस चलो देन। उसको देख लेते हैं। जैसे आपने अभी बोला कि हमें इतना स्टाइपेंड मिल रहा है, जैसे अभी अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करके पैसा ही पैसा सोच रहा हूँ, इमेजिन कर पा रहा हूँ इस चीज को। बट अगर मैं एक्सपेंसेस हाँ, भी देखूं, क्योंकि अब मैंने कमाई तो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर लिया है, तो क्या मेरे या एक्सपेंसेस मैनेजेबल हो जाते हैं, मेरे को फैमिली से भी लेने पड़ेंगे? आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? अगर मैं जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, मैं इंडिया के काइंड ऑफ स्मॉल फॉर्म में हूँ, अब मैं दुबई चला गया, मेरे को बड़ी फॉर्म हम्म, नहीं मिली, अगर मेरे को एट द एंड स्मॉल हम्म, फॉर्म में लोअर बेस पे सेटल करना पड़ा, और मैं लोअर बेस इस टाइम पे 1000 रुपए लेके चल रहा हूँ, तो 1000 रुपए मैं 22,000 रुपए या लेके चल रहा हूँ, तो मैं क्या उस कम या एक्सपेंसेस पे मैनेज कर पाऊंगा, या फैमिली से लेना पड़ सकता है? नहीं, या अगर हमें सिर्फ 1000 रुपये मिल रहे हैं तो हम दूर दूर तक इसको एक्सपेंसेस को मैनेज नहीं कर सकते फर्स्ट ईयर में। ओके। क्योंकि क्या है कि अगर हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बहुत लो भी रखें, अगर हम ऐसी जगह पे रहे जहाँ पे बेड स्पेस में 5 या 6 लोग एक ही रूम में रहते हैं, या 8 या 10 लोग रहते हैं, तो वो पहले के टाइम पे कुछ 600, 700 दिरहम्स होता था, जो कि अभी मेरे को सुनने में आ रहा है कि अभी 1000 बहुत जगह पे हो गया है। तो ओके। अगर हमारा 1000 दिरहम सिर्फ रहने के लिए ही हो जाता है खर्चा, और उसके बाद हमारा खाने का खर्चा अलग 500 दिरहम्स, हमारा टेलीफोन का, ये हमारा तो दूसरा खर्चा, तो एटलीस्ट 2000 दिरहम्स मेरे हिसाब से हमको एक वेरी डिसेंट, वेरी लो साइड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो अच्छा, इसलिए फिर उस हिसाब से तो पूरे नहीं होंगे पैसे फर्स्ट ईयर में। ये तो मैं हाँ, बेयर मिनिमम पे आ गया। अगर फर्स्ट ईयर में फर्म 2000 देती है हम्म। तो शायद पूरे हो जाए, बट अगर हमें 2000 दिरहम से कम मिलते हैं तो नहीं पूरे होते फिर। ठीक है सर। ये सही रहता है ना कि अगर बंदा मिनिमम एक्सपेक्टेशन लेके चलेगा तो ठीक है, उसके माइंड में कहीं फ्रेम रहेगा, बाहर जाके अच्छी फर्म मिल Yeah. जाती है, ओवर एंड अबव मिलता है, तो अच्छा ही है, भला ही है उसका। हाँ, राइट। तो अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है कि अगर मैं देखूं कि एक बच्चा है, वो अगर इंडियन के बजाय दुबई से करता है, तो उसको मेन एडवांटेज क्या किस सेंस में मिल सकती है? कि अपॉर्चुनिटीज, या उसकी स्किल्स कुछ अलग, या मोरलेस सिमिलर ही चलता है मेरा? देखो, अगर हम स्किल्स की बात करेंगे तो वर्ड में काफी सिमिलैरिटीज आ चुकी हैं। अब यस। जैसे दुबई ने रिसेंटली कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया, जी सर। तो अगर हर कंट्री में कॉर्पोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है ताकि कंट्रीज में डिफरेंस ना रहे, क्योंकि पहले कुछ कंट्रीज को एडवांटेजियस पोजीशन मिल जाती थी जी अगर सर। उनके टैक्सेस लो थे, राइट? तो अभी एक मिनिमम टैक्स पे आ गए हैं। तो अगर हम स्किल साइड की बात करेंगे तो काफी डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि टैक्सेशन में ज्यादा अंतर शायद ना रहे, और हमारे जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो भी सिमिलर है अभी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में। तो दुबई क्या है कि यूएई जो कंट्री है ना, वो काफी डेकेड से एक बहुत ही आकर्षक जगह रही है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मूव करने के लिए। जी सर। तो अगर हम दुबई की बात करेंगे तो दुबई में 6-7 हजार, यूएई में मतलब पूरे यूएई में 6-7 हजार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि यूएई इंडिया के काफी पास है, आप 3 घंटे में वहां पे पहुंच जाते हो।
है ना, 3 साढ़े 3 घंटे में, और उतनी देर में आप वापस आ सकते हो। और जो कि एक आपको यूएई में क्या है, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलता है, सेफ्टी काफी है, मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। और तो इसमें क्या है कि जो हमारे मेंबर्स अब्रॉड जाने के इच्छुक रहते हैं, तो एक दुबई उनके लिए, यूएई उनके लिए काफी ही आकर्षक प्लेस है। नहीं तो अभी। मेरे, हाँ, तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेन पर्पस, अगर स्टूडेंट्स यूएई में आर्टिकलशिप करने का सोच रहे हैं, तो शायद वो इसीलिए सोचते हैं कि एक उनको इजी स्टार्ट मिल जाए कंट्री में, अगर वो पहले से, जैसे हमारी शुरू में भी बात हुई थी। तो ये एक एडवांटेज हम कह सकते हैं मेजर। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और स्किल, मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा अंतर है अभी यूएई मेरे और इंडिया में। नॉन में भी एक फर्म है, वो मतलब ये बोल सकता हूँ मैं, हफ्ते या 2 हफ्ते में एक चक्कर लगा के आता हूँ। उनके पास बहुत क्लाइंट्स हैं वहाँ के, इंडियन में उनकी फर्म है, और वो हम्म। ऐसा काम करते रहते हैं। पर ये वो नहीं है, काफी जने ऐसे हैं। और काफी। दूसरी चीज क्या हो गई है ना, कि जब से कोविड आया हम्म। है, और तो तब से अब जैसे आप बिग फोर में आर्टिकल है, जी। राइट? तो जी बिग सर। फोर की अगर हम बात करें, तो बिग फोर के जो डिलीवरी सेंटर्स हैं, हम्म। एक्सेलरेशन सेंटर्स हैं, वो काफी टाइम से हैं। तो जी अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मिड टायर फर्म्स हैं, जो बिग फोर के बाद आती हैं, उन्होंने भी काफी अपने जो आउटसोर्सिंग सेंटर्स हैं जी इंडिया में, उनको काफी दुरुस्त किया है। और ऑलमोस्ट 25 to 50% जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो भी इंडिया से काम करती है, राइट, अच्छा। फर्म्स की। तो बहुत तो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन होगा। हाँ, तो इसीलिए काफी जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो यूएई में रह सकती थी, वो कॉस्ट डिफरेंशियल की वजह से अभी इंडिया में मूव हो रही हैं। तो वो एक चैलेंज रहेगा, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर हम वैसे टैक्सेशन देखें, तो उससे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं, बट जितनी जॉब्स फर्म्स इंडिया में ट्रांसफर कर पाएंगी, उतनी वहां पे कम भी होंगी फिर। ये भी है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ हाँ, सीए तो की, तो वो सीए के पास काफी अकाउंटिंग का काम है, एंड अफ्रीका में किसी कंट्रीज का, तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे सीए को जमाई की तरह रखा जाता है, मतलब इतने वैल्यू करते हैं वो लोग सीए की, इंडियन सीए की। हाँ, अफ्रीका में शायद, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में काफी अंतर है। जी मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें, तो आप बोल रहे हो कि जमाई की तरह, बट मिडिल ईस्ट में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिस्पेक्ट है, वो अभी रिसेंटली, अभी काफी बढ़ेगी, क्योंकि जी अभी जो कि सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। बट अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करेंगे, तो मिडिल ईस्ट में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में टैक्सेशन नहीं था, जी है सर। ना, ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो वो डिफरेंस है। तो पहले कुछ लोग सोचते थे कि इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे हैं, जब टैक्सेशन नहीं है, ऑडिट कंपलसरी नहीं है। बट वहाँ क्या है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, राइट? जी सर। तो फिर लार्ज कंपनीज के ऑफिसेज हैं, तो वो हमेशा से प्रेफर करेंगे कि क्वालिफाइड पर्सन आपके पास जी। है। अब मेरा जो लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन आता है कि अब लेट्स सपोज मैंने यूएई से अपनी आर्टिकलशिप पूरी कर ली है, तो अब मैं यूएई से या करने के बाद एक तो ऑप्शन है कि मैं यूएई में सेटल हो जाऊं। अब जिस फॉर्म में मैंने काम किया, तो मैं जल्दी चांसेस होगा मेरे को अपॉर्चुनिटी दे भी देंगे कि जिनके साथ मैंने इतना टाइम राइट। स्पेंड किया है। अगर मैं वहां से छोड़ के अगर इंडिया में आता हूँ, तो मेरे को इंडिया में थोड़ा वैल्यू मिलेगा कि भाई, जैसे अगर मैं इंडिया में काम करता हूँ, तो मेरे को इंडिया वाले रख लेंगे। अब मेरा ये ट्रांजिशन फेस हो गया, जो एक डिफिकल्ट फेस हो सकता है, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखो, अगर हम आज से 5 साल पहले तक की बात करें, तो जो मतलब फ्रेशर्स की, तो ऐसे जनरली फ्रेशर्स को जनरली वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज काफी मिल जाती हैं, और कोई अगर वहाँ रह रहा है, तो वो जनरली इतनी जल्दी इंडिया आता नहीं है, राइट? जी अगर हम एक्सपीरियंस मेंबर्स की बात करें, तो जो मेंबर्स मिडिल ईस्ट से वापस आते हैं, उनको काफी चैलेंजेस इंडिया में फेस करने पड़ते हैं, जो कि अभी शायद थोड़े से कम हो, क्योंकि इतना इजी नहीं होता। आप इतने साल बाहर रह जाते हैं, जी तो सर। वापस आदत पड़ जाती रीसेटल है। होना, हाँ, तो रीसेटल होना आपके लिए काफी चैलेंजिंग है। इतनी इजीली अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं मिलती, राइट? बट अगर हम फ्रेशर्स की बात करेंगे या सेमी क्वालिफाइड की बात करेंगे, तो वो एक हम जूनियर पोजीशन की बात कर रहे हैं, जिसमें किसी को कोई
किसी भी कंट्री में सेटल होने में चैलेंज नहीं होना चाहिए। काफी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहते हैं मिडिल ईस्ट में जो कि यूनिवर्सिटीज, इंडियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करते हैं, तो वो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी में यूएई में ना रहते हुए इंडिया में रहकर करते ओके। हैं कंप्लीट। और इजीली अगर उनको बिग फोर में अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो शायद यहाँ पे शुरू भी कर लेते हैं, और फिर वो डिपेंडिंग अपॉन उनके कंफर्ट लेवल्स क्या है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते रहते हैं, जो कि कॉमन चीज है, तो उसमें तो कोई इतनी दिक्कत नहीं रहती इन पहले 5 सालों में। उसके बाद रहती थी, बट जो कि अभी यूएई में टैक्सेशन इंट्रोड्यूस हो गया है, वर्ड एक लेवल पे जा रहा है, तो ये दिक्कतें कम होनी चाहिए ओके। इन अच्छा, फ्यूचर। चलिए सर, मैं इस वीडियो को ना कंट्री एक एंड यहाँ भी कंट्री कर टू सकता दूसरे। मैं इस वीडियो को यहाँ भी एंड कर सकता हूँ क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी कम है, पर मेरे को लग रहा है कि एक डाउट आएगा कॉमनली, जो आपके लिए भी चैलेंज है, मेरे लिए भी, तो उसको देख लेते हैं। अगर आपको कुछ आइडिया तो वो हम्म। बता देना। अब जैसे मैंने आर्टिकलशिप इंडिया में कर ली है 1 साल की, अब अगले साल मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल होता हूँ। तो अब इसमें मेरे को लग रहा है कुछ जनों का डाउट ये भी आ सकता है कि मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यूएई में कर सकता हूँ। तो यूएई में कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है या ऐसा कुछ इन एंड आउट वाला मूव? या यूएई में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कंपनीज रही हैं पहले, काफी स्टूडेंट्स ने किया है, अभी भी कुछ लार्ज कंपनीज हैं। बट क्या है कि यूएई में कुछ कंपनीज में ऐसा है कि वो सिर्फ 4 to 6 months के लिए ही चाहती हैं, जो कि हमारे रेगुलेशंस के हिसाब से 1 ऐसा साल नहीं का। होता। अभी जैसे एक बहुत लार्ज कंपनी है जहाँ पे वैकेंसीज हैं, बट मेरा जो एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, दे हैव बीन प्रेफरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने आर्टिकलशिप दुबई में ही शुरू की है। तो ओके। इसलिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काफी चैलेंजिंग है, जो कि हमें लग रहा था थोड़ा इजी रहे, बट जो कि यूएई में और भी इंटर्नशिप के लिए लोकल रिक्वायरमेंट्स जी रहती सर। हैं, और लोकल्स को प्रेफर्स करना जरूरी जी रहता है सर। कुछ कंपनीज के लिए। तो आर्टिकलशिप के लिए तो स्टूडेंट्स काफी हैं, बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है अभी। ओके। चलिए सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका जितना थैंक यू करूँ उतना कम है, क्योंकि जितना मैंने सोचा था नहीं। उससे काफ़ी अच्छा रहा है, और आपने इतनी डिटेल में खुद से बताया है कि मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एक बंदा अब पर्सन से मन से हेल्प करना चाह रहा है, वो वाली फीलिंग आ रही है आपके साथ बात करके कि जेन्युइनली। और आपसे मैंने सुबह बात करी ना, मेरे को लिटरली में ये था, मैंने सुबह मैसेज ड्रॉप किया, मेरे को उम्मीद नहीं था कि रिप्लाई आ जाएगा कि यार ये पर्सन है, इतने हाई पोजीशन पे है, रिप्लाई करेंगे। बट आपका खुद से मैसेज आया और आपने बोला विवेक तुम भी बता दो किस टाइम आप करना चाहते हो। मैं सुबह से ये कम से कम या 5 दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके इंसिडेंट हुआ है कि मतलब आई एम हाईली हैप्पी इस चीज से, एंड हाई हाँ, हैप्पी। मैं अभी क्योंकि छुट्टी पे हूँ, तो इसलिए मेरे लिए इजी था तुम्हारे किसी भी टाइम को एडजस्ट करना। आज मैं अवेलेबल था, किसी और काम में बिजी नहीं था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि तुम्हें करना है तो हम कर सकते हैं। और क्या है कि मैं 8 ईयर से इंस्टीट्यूट में सर्व किया है, और जी। लास्ट 2 सालों से मैंने मेंबर्स और स्टूडेंट्स के साथ काफी क्लोज इंटरेक्शन रखा जी है। सर। तो मेरी जो अभी आदत बन चुकी है कि किसी को भी मैं विद इन 24 आवर्स रिस्पॉन्ड जरूर करूँ, जितना भी बिजी हूँ, तो ऐसे ही रहता है। तो देखा सर, आपके आई थिंक 33,000 प्लस फॉलोवर्स है लिंक्डइन पे। और आप हाँ हर जी, हाँ हाँ, और आपकी पोस्ट ये भी नहीं कि आप एक दो लाइन लिख के छोड़ देते हैं, आपकी पोस्ट भी बड़ी डिटेल्ड वाली है, डिटेल ओरिएंटेड पोस्ट होती हैं। राइट। क्योंकि अगर मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ तो मैं ये उम्मीद उसी एक्सपेक्टेशन से करता हूँ कि वो किसी के लिए कुछ हेल्प कर सके, राइट। यस सर। तो इसलिए चलिए सर, टाइम हो गया इसका। थैंक यू ठीक है। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू, जर्नी। ऑल द बेस्ट।